Welcome to Nerdy Side. चैप्टर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस लेक्चर में हम सेल साइकिल और सेल डिवीजन के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर करने वाले हैं। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, सेल साइकिल का एक ओवरव्यू लेंगे, फिर माइटोसिस और मियोसिस को एकदम डिटेल में समझेंगे, उनका डिफरेंस क्या है वो देखेंगे, और एंड में एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनका एक क्विक रिकैप करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये चैप्टर आपके बोर्ड्स, नीट और सीयूईटी तीनों के लिए ही बहुत जरूरी है। आप जानते हैं हमारी लाइफ एक सिंगल सेल से शुरू होती है, तो कभी सोचा है कि कैसे बस वो एक सेल ग्रो करके एक इतना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनाता है जिसमें लिटरली मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं? हाँ, इसका जवाब सेल साइकिल और सेल डिवीजन में ही छुपा है। तो सेल साइकिल आखिर है क्या? देखिए, एनसीईआरटी से ऐसे डिफाइन करता है, ये इवेंट्स का वो सीक्वेंस है जिसमें एक सेल पहले अपने जीनोम को डुप्लीकेट करता है, यानी अपने डीएनए की कॉपी बनाता है, फिर सेल के बाकी जरूरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स बनाता है और आखिर में दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। ये एक हाईली कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस है जहां सेल की ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन और डिवीजन सब एक सेट सीक्वेंस में होता है। ये डायग्राम देखिए पूरे सेल साइकिल को कितने अच्छे से समराइज करता है। बेसिकली सेल साइकिल के दो मेन फेजेस हैं। एक है इंटरफेज, जिसे आप प्रिपरेटरी फेज कह सकते हैं, यानी तैयारी का फेज, और दूसरा है एम फेज, जहां पर एक्चुअल डिवीजन होता है। सोच के देखिए, एक टिपिकल ह्यूमन सेल को डिवाइड होने में लगभग 24 घंटे लगते हैं, लेकिन उसमें से एम फेज सिर्फ 1 घंटे का होता है। इसका मतलब 95% से भी ज्यादा टाइम सेल सिर्फ डिवीजन की तैयारी में, यानी इंटरफेज में स्पेंड करता है। ओके, तो इंटरफेस को आगे 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, G1, S और G2। G1 फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है और सिंपली ग्रो करता है। फिर आता है S फेज, यानी सिंथेसिस फेज। यहां सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट होता है और वो है डीएनए का रेप्लिकेशन। अगर शुरू में डीएनए का अमाउंट 2C है तो S फेज के बाद ये डबल होकर 4C हो जाता है। पर एक बात ध्यान देना, क्रोमोसोम का नंबर 2N ही रहता है, वो डबल नहीं होता। आखिर में आता है G2 फेज, जिसमें सेल माइटोसिस के लिए जरूरी प्रोटीन्स बनाकर अपनी फाइनल तैयारी करता है। और हाँ, कुछ सेल्स जैसे हमारे हार्ट सेल्स G1 फेज के बाद आगे डिवाइड नहीं करते और एक इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं, जिसे G0 स्टेज कहते हैं। अब हम एम फेज के पहले टाइप यानी माइटोसिस को समझते हैं। इसे इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं और इसका रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि इसमें पेरेंट और डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम का नंबर बिल्कुल सेम रहता है, यानी इक्वल। तो माइटोसिस का जो न्यूक्लियर डिवीजन है, जिसे हम कैरियोकिनेसिस भी कहते हैं, वो 4 स्टेजेस में होता है। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है प्रोफेज। यहां सेल का जो धागे जैसा क्रोमैटिन मटेरियल है ना, वो कंडेंस होकर यानी घना होकर कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम्स बना लेता है और हर क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं। नेक्स्ट, मेटाफेज। इस स्टेज में सारे क्रोमोसोम्स सेल के बिल्कुल सेंटर में एक लाइन में अलाइन हो जाते हैं। इस लाइन को हम मेटाफेज प्लेट कहते हैं। इसके बाद आता है एनाफेज। यहां सेंट्रोमियर स्प्लिट होते हैं और जो सिस्टर क्रोमैटिड्स जुड़े हुए थे वो सेपरेट होकर ऑपोजिट पोल्स की तरफ खींच जाते हैं। और फाइनली टेलोफेज। यहां क्रोमोसोम्स अपने अपने पोल्स पर पहुंच जाते हैं, वापस डीकंडेंस हो जाते हैं और उनके चारों तरफ एक नया न्यूक्लियर एनवेलप बन जाता है। बस इसके साथ ही 2 नए डॉटर न्यूक्लियाई तैयार हो गए। अच्छा, न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गया, अब बारी आती है साइटोप्लाज्म की डिवीजन की, जिसे हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। एनिमल सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ दबती है, एक फरो यानी एक गड्ढा बनाती है और सेल को 2 हिस्सों में तोड़ देती है। लेकिन प्लांट सेल्स में एक रिजिड सेल वॉल होती है, इसलिए वहां प्रोसेस थोड़ा अलग है। वहां सेल के सेंटर में एक सेल प्लेट बनती है जो बाहर की तरफ ग्रो करके सेल को डिवाइड करती है। देखा आपने कैसे सेल का स्ट्रक्चर ही उसकी डिवीजन का तरीका डिसाइड करता है। तो ये मिटोसिस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहले तो हमारी ग्रोथ ही माइटोसिस की वजह से होती है। ये सेल रिपेयर के लिए भी ज़रूरी है, जैसे हमारी स्किन या गट लाइनिंग के पुराने सेल्स को रिप्लेस करना। माइटोसिस न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के रेशियो को भी मेंटेन करता है ताकि सेल आराम से एफिशिएंटली काम कर सके। और हाँ, प्लांट्स में जो कंटिन्यूस ग्रोथ होती है ना, उसके पीछे भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में होने वाला माइटोसिस ही रिस्पॉन्सिबल है। चलिए अब बात करते हैं मियोसिस की। ये एक स्पेशल टाइप का डिवीजन है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी होता है। इसे रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं क्योंकि ये क्रोमोसोम नंबर को अगले जनरेशन के लिए हाफ यानी आधा कर देता है। डिप्लॉयड सेल से यानी 2N से हैप्लॉयड सेल यानी N बनाता है और इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम है जेनेटिक डाइवर्सिटी क्रिएट करना।
मियोसिस में 2 राउंड्स ऑफ डिवीजन होते हैं, मियोसिस आई और मियोसिस आई। इसमें मियोसिस आई का प्रोफेज आई बहुत लंबा और कॉम्प्लेक्स होता है और इसके 5 सब स्टेजेस हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पाचीटीन, डाइप्लोटीन और डाइकिनेसिस। इस सीक्वेंस को याद रखने के लिए आप एक सिंपल सी ट्रिक यूज कर सकते हैं, जैसे ले जोया पानी दे दो, सिंपल। चलिए इन स्टेजेस को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। लेप्टोटीन में क्रोमोसोम कंडेंस होना शुरू होते हैं। जाइगोटीन में होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जोड़ी बनाते हैं। इस प्रोसेस को सिनेप्सिस कहते हैं। फिर आता है पैकेटीन, जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है। यहाँ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच क्रॉसिंग ओवर होता है, जिससे जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो जाता है और यही जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का सोर्स है। फिर डिप्लोटीन में क्रोमोसोम्स सेपरेट होना शुरू करते हैं और जहां जहां क्रॉसिंग ओवर हुआ था वहां एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर्स यानी कियास्मेटा दिखने लगते हैं। फाइनली डाइकाइनेसिस में न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेकडाउन हो जाती है। प्रोफेज 1 थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट आई होप ये फ्लो आपको क्लियर हुआ होगा। अगर यहां तक सब कुछ समझ आ रहा है तो एक बार हाइप जरूर करना। प्रोफेज आई के बाद आता है मेटाफेज आई। यहां पर बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स यानी जो जोड़ियां हैं वो इक्वेटोरियल प्लेट पर अलाइन होती हैं। फिर एनाफेज आई में होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट होकर ऑपोजिट पोल्स की तरफ जाते हैं। ध्यान रखिएगा, यहां सिस्टर क्रोमैटिड्स अभी भी एक साथ जुड़े हुए हैं। और टीलोफेज आई में पोल्स पर जो क्रोमोसोम्स हैं उनके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीफॉर्म होती है और साइटोकाइनेसिस के बाद 2 हैप्लॉइड सेल्स बन जाते हैं। मियोसिस आई के बाद एक छोटा सा स्टेज आता है जिसे इंटरकाइनेसिस कहते हैं, जहां डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता। उसके बाद शुरू होता है मियोसिस 2, जो कि आप देखेंगे बिल्कुल माइटोसिस जैसा ही होता है। प्रोफेज 2 में क्रोमोसोम्स फिर से कॉम्पैक्ट होते हैं। मेटाफेज 2 में ये इक्वेटर पर अलाइन होते हैं। एनाफेज 2 में अब जाकर सिस्टर क्रोमोटिड्स सेपरेट होते हैं और टीलोफेज 2 के एंड में साइटोकाइनेसिस के बाद हमें टोटल 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स मिल जाते हैं। तो मियोसिस की सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सबसे बड़ा काम है गेमीट्स बनाना, और ऐसा करते हुए ये 2 और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें करता है। पहला, ये क्रोमोसोम नंबर को आधा करके जनरेशन आफ्टर जनरेशन कांस्टेंट रखता है, और दूसरा, क्रॉसिंग ओवर की वजह से ये पॉपुलेशन में जेनेटिक वेरिएशंस लाता है, और यही वेरिएशंस दोस्तों एवोल्यूशन का बेसिस बनती हैं। अब जब हमने मिटोसिस और मियोसिस दोनों को इतने अच्छे से समझ लिया है, चलिए इनका एक डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं ताकि सारे डिफरेंसेस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। ये टेबल माइटोसिस और मियोसिस के सारे की डिफरेंसेस को एक जगह समराइज करता है। देखिए, माइटोसिस सोमैटिक सेल्स में होता है, जबकि मियोसिस जर्म सेल्स में। माइटोसिस में एक ही डिवीजन है, मियोसिस में 2। सिनेप्सिस और क्रॉसिंग ओवर ये दोनों स्पेशल इवेंट्स सिर्फ मियोसिस में होते हैं। और सबसे बड़ा फर्क, मियोसिस से 2 आइडेंटिकल डिप्लॉइड सेल्स बनते हैं, जबकि मियोसिस से 4 यूनिक जेनेटिकली डिफरेंट हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। ये टेबल रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्पफुल लग रहा है तो हाइप कर देना। एक कॉमन कंफ्यूजन पॉइंट है स्टूडेंट्स के बीच, एनाफेज और एनाफेज आई के बीच का फर्क। यहां ध्यान से समझिए, माइटोसिस के एनाफेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट होते हैं और सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं, लेकिन मियोसिस के एनाफेज आई में सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होते। यहां पूरे के पूरे होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, इसे जरूर याद रखें। ठीक है, चलिए अब एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करते हैं और पूरे चैप्टर को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ये एक टिपिकल एमसीक्यू है इस चैप्टर से। क्वेश्चन है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में होता है? आपके ऑप्शंस हैं मेटाफेज 1, एनाफेज 1, पैकेटीन या जाइगोटीन। थोड़ा सोचिए। यस, द करेक्ट आंसर इज सी, पैकेटीन। हमने अभी डिस्कस किया था कि प्रोफेज 1 के पैकेटीन स्टेज में ही रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनते हैं, जहां पर क्रॉसिंग ओवर होता है। एग्जाम्स में मार्क्स कट होने से बचाने के लिए ये कॉमन मिस्टेक्स बिल्कुल अवॉइड करें। पहला, क्रोमोसोम नंबर यानी N और डीएनए कंटेंट यानी C के कॉन्सेप्ट को मिक्स मत करना। दूसरा, एनाफेज I और एनाफेज 2 के इवेंट्स अलग अलग हैं, उन्हें कंफ्यूज मत करना। तीसरा, हमेशा याद रखें कि डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ एक बार मियोसिस I से पहले होता है, मियोसिस 2 से पहले नहीं। और आखिर में डायग्राम्स में कैस्मेटा और काइनेटोकोर की लेबलिंग ठीक से प्रैक्टिस कर लेना। तो ये था हमारा चैप्टर। चलिए जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं। हमने देखा कि सेल साइकिल के 2 मेन फेज हैं, इंटरफेज और एम फेज। माइटोसिस एक इक्वेशनल डिवीजन है जो ग्रोथ और रिपेयर के लिए 2 आइडेंटिकल डिप्लॉइड सेल्स बनाता है। वहीं मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए 4 यूनिक हैप्लॉइड गैमीट्स बनाता है। और सबसे जरूरी बात,
प्रोफेज 1 के पैकेटीन स्टेज में होने वाला क्रॉसिंग ओवर ही जेनेटिक वेरिएशन का सबसे बड़ा सोर्स है। और इस चैप्टर को हम एनसीईआरटी की इसी पावरफुल लाइन के साथ कंक्लूड करते हैं। ये सिंपल से सेल्यूलर प्रोसेसेस, मियोसिस से पैदा होने वाली वेरिएशंस, यही लाइफ के एवोल्यूशन का आधार हैं। ये सोचने वाली बात है कि हमारे अस्तित्व के लिए ये माइक्रोस्कोपिक इवेंट्स कितने जरूरी हैं।